तो बंदर वैसे हमने देखा नहीं कहीं भी मरा हुआ, तो आप बता रहे हो आपकी रील से ही हमने देखा कि बंदर की डेड बॉडी पहली बार। जब तक किसी बंदरी का बच्चा मर जाता है वो तब तक उस बच्चे को नहीं छोड़ती जब तक उसको अगला बच्चा नहीं मिल जाता। चाहे उसकी हड्डियां हो चाहे कंकाल हो, साथ में रखते हैं, छाती से चिपका के रखती हैं। बोला जाता है कि मरने वाले बंदरों को कोई देख नहीं सकता, कि उनको पहले पता चल जाता है, हफ्ते पहले पता चल जाता है कि वो मरने वाले हैं। तो हम लोग गए तो उस मोंकी को मैंने फर्स्ट टाइम रेस्क्यू किया और मुझे 1 साल बाद जब मेरा एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो गया था मोंकीज़ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे। सर आपने स्टार्ट किया था शॉर्ट फिल्म्स, प्रैंक वीडियोस, और उससे एकदम आप एनजीओ की तरफ आ गए। कुछ टाइम ऐसा भी गया जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम पैसों के लिए तरसते कि किस तरीके से फीड का गुजारा चल जाए। सिर्फ एक बेजुबानों के लिए इतनी प्रॉब्लम आती है, उस टाइमिंग पे कोई भी ब्लड किट अवेलेबल नहीं थी। डॉग्स के लिए है बट इंसान के लिए है, बट मोंकी के लिए कोई ब्लड किट नहीं थी। किसी मोंकी का ब्लड मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने मतलब उसको कोशिश की बचाने की, बट 4 दिन में उसकी डेथ हो गई थी। सर मोंकीज तो जैसे बहुत वाइल्ड एनिमल बोला जाता है इनको, तो नॉर्मल लोग तो उनके पास जाने में भी डरते हैं। मुझे पता लग जाता है कि ये अटैक करने वाला है, ये अटैक करने वाला नहीं है। तो हमने सुना है बंदरों का एक झुंड होता है। बिल्कुल जी, मतलब वो झुंड में किसी को दाखिल नहीं होने देते। छोड़ो, वीडियो वायरल होगी। पंजाब से मेरे पास कोई स्नैकमैन थे, उनका कॉल आया कि भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोबारा कभी भी ये काम मत करना। मैंने कहा सर क्या बात हुई? कह रही इंडिया का सबसे जहरीला सांप है और काटने के कुछ सेकंड बाद डेथ हो जाती है, पानी भी नहीं मांगता बंदा। सर आपकी वीडियोस में देखा है आपकी छोटी सी बेटी, वो भी नहीं डरती बंदरों से। जो सोशल वर्क ये कर रहे हैं, हम में से 0.1% लोग ऐसा होंगे जो ये करने का सोचेंगे। मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट आप अपनी फैमिली के साथ देखें और सर की जर्नी से इंस्पायर होकर आप भी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। वेलकम सर पवन शर्मा ऑन पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव। थैंक यू। और सबसे पहले फिल्मी केव का मैं दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट हमें अपॉर्चुनिटी दी है, और ताकि हम अपने व्यूअर्स और आप लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनसे अपनी कुछ बातें शेयर कर पाएँ। मेरा नाम पवन है, मैं बेसिकली करनाल का रहने वाला हूँ और हम लोग एनिमल्स के लिए वर्किंग करते हैं। सर आपने स्टार्ट किया था शॉर्ट फिल्म्स, प्रैंक वीडियोस, और उससे एकदम आप एनजीओ की तरफ आ गए, ये कैसे हुआ? एक्चुअली पहले मैं मॉडलिंग करता था, शॉर्ट्स फनी वीडियोस। तो एक बारी लाइफ में एक मोंकी का केस आया। मेरे बड़े ब्रदर हैं श्री अंशुमन शर्मा जी, वो गौओं की सेवा करते थे। उनके पास एक मोंकी का कॉल आया कि एक मोंकी इंजर्ड है, उसकी कुछ हेल्प हो पाएगी। तो जैसे भाई बिजी था और उन्होंने मुझे कॉल किया कि अगर पॉसिबल हो तो उसको रेस्क्यू करके लेके आओ। तो हम लोग गए तो उस मोंकी को मैंने फर्स्ट टाइम रेस्क्यू किया और मुझे 1 साल बाद जब मेरा एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो गया था मोंकीज़ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे, तो तब मुझे पता चला कि वो मोंकी जो हमने रेस्क्यू किया था, जिसके हाथ नहीं थे, वो फॉरेस्ट वन विभाग ऑफिस से ही हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। तो वहीं से लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। सर मोंकीज तो जैसे बहुत वाइल्ड एनिमल बोला जाता है इनको, तो नॉर्मल लोग तो उनके पास जाने में भी डरते हैं। तो आपको उनके साथ रिलेशन कैसे बना कि आप, हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि आप बहुत ईजिली उनके पास चले जाते हो, उनको खाना खिलाते हो और वो आपको कुछ भी नहीं कहते? एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं जो दिल से प्यार करते हैं, खासकर पंजाब के बहुत सारे जो लोग देखते हैं, उन लोग कॉल आते हैं कि भैया आप इतनी क्लोजली और ख़ास तौर पे गुड़िया को साथ में लेके जाते हो। एक्चुअली ये 3 दिन की थी, तब से हम इसको वहाँ बड़े गांव के जंगल में साथ लेके जा रहे हैं और तब से हम लोगों की अटैचमेंट मोंकीज़ के साथ। जब हम किसी केस को रेस्क्यू करते हैं तो मैं उनको पहले बारीकी से उनको देखता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि ये अटैक करने वाला है, ये अटैक करने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे हम इनके लिए वर्किंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट भी और ये भी हमें समझना स्टार्ट कर देते हैं। सर जैसे मोंकीज़ को हम घर में रख नहीं सकते, तो जैसे आप इनको लेके आते हो, शेल्टर में लेके आते हो, तो लोकल अथॉरिटीज़ का कितना सपोर्ट रहता है आपको इन सब चीज़ों में? सर स्टार्टिंग में आई थिंक जितनी हरियाणा के अंदर लेग पुलिंग मेरी हुई है, मुझे नहीं लगता खासकर मोंकीज़ को लेकर किसी की लेग पुलिंग हुई होगी। क्योंकि जब पहले तो लोग बोलते हैं कि हम अकेले वर्किंग कर रहे हैं, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, कोई सोचता नहीं एनिमल्स के लिए। जब आप करना स्टार्ट करते हो तो सेम लाइन वाले बंदे आपकी टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत गंदे वाली राजनीति भी कह सकते हैं उसको, और लेग पुलिंग भी जो मेरे साथ हुई है। स्टार्टिंग में मैंने एक मोंकीज़
की मदर की डेथ हो गई थी और वो बेबी था, तो उसको हमने रेस्क्यू किया। उसकी हमने डेली का अपडेट देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को वीडियो पसंद आने लगी और वो वीडियो इतनी हाईलाइट होगी कि जो सेम लाइन के बंदे थे, जो ये लोग ये कहते थे कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आप अच्छा कर रहे हो और आपको और आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों ने ही लाइक पुलिंग करनी स्टार्ट कर दी कि ये हमसे आगे, इसको लोग इतना पसंद क्यों करने लगे हैं। तो उन्होंने पीछे से राजनीति करके और जितना हो सकता है उन्होंने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से गिराया जाए, दबा दिया जाए और ये आगे वर्क ना कर पाए। बट मैं मानता हूँ कि शायद अगर वो टाइम ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। और हमारी स्टार्टिंग से ही कोशिश रही है कि हम अपने काम से किसी को जवाब दें, ना कि उन लोगों की जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं कि उनको हम बातों से जवाब देंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने काम से जवाब दिया और आज परमात्मा की कृपा से कि उनसे बहुत आगे हैं। नहीं, इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे किया, किसने आपको हेल्प की सबसे ज़्यादा? काफ़ी लोग हैं, कहते हैं जब आपकी नीयत और आपके कर्म सच्चे हैं तो ऊपर वाला किसी न किसी को जरिया बनाता है और उस जरिए की वजह से ही आज एक नहीं है, लाखों लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और परमात्मा किसी न किसी को एक दूत बना के भेज देता है किसी बेजुबान जीव की हेल्प करनी है। या हमारे पास कई कुछ टाइम ऐसा भी गया जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम पैसों के लिए तरसते कि किस तरीके से फीड का गुजारा चल जाए या किसी मोंकी की या डॉग की सर्जरी करानी है तो किसी तरीके से उनकी मदद हो जाए। तो आज परमात्मा की कृपा से लोग ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमें सेवा का मौका दो। और फैमिलीज़ का कितना सपोर्ट रहता था आपको जब आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली फैमिलीज़ नहीं चाहती थी इस लाइन में, क्योंकि पहले मैं वर्किंग कोई और करता था, बट जब इस लाइन में आए तो उस टाइम पे अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी लुक की तरफ कोई ध्यान नहीं होता था। बट हमारी उस टाइम हमें सिर्फ इनके अंदर इतना घुल मिल गए थे कि हमें ये रहता था भी हमें इनकी जान बचानी किसी भी तरीके से, तो अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो स्टार्टिंग में रहा, बट अब फैमिली अच्छे से स्टार्टिंग से ही वैसे सपोर्ट करते ही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई भी इंसान है उसकी कामयाबी के पीछे परिवार का हाथ होता है, अगर परिवार साथ ना हो तो शायद इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सर मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा, डिटेल में पूछना चाहूँगा कि ये थॉट आपका आया कैसे, कि क्योंकि हम भी नॉर्मली नहीं सोचते हैं कि मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हर कोई चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है या मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का भला हो जाए। तो आप ये रेस्क्यू वाले मिशन में कैसे आए? एक्चुअली मैंने बताया था एक केस आया था लाइफ में जिसके हाथ पैर नहीं थे, करंट ने फूका हुआ था उसको। तो फर्स्ट टाइम जब उसको रेस्क्यू किया तो 4 दिन की मेरी लाइफ जर्नी रही। उस टाइम आई थिंक टोटली मेरा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे मुश्किल से 30 से 40 हज़ार लोग जानते होंगे। तो पहला कोई एक्सपीरियंस था आपका कि रेस्क्यू का? नहीं, पहले एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उस बच्ची की आज भी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, अंजलि नाम रखा था हम लोगों ने उसका। तो केस ऐसा था कि उसको मैं रात को अपने कमरे में केज में ही सुलाता था, वो बातें करता था मुझसे, वो हाँकती थी, ऐसे आवाज़ें निकालती थी क्योंकि वो परेशान थी। उसके दोनों हाथ फूके हुए थे, उसको खाना पीना सब हाथ से ही देता था मैं। तो वो टाइमिंग ऐसा रहा है, उसको बचाने की लालसा में मेरे पास एक बारी कॉल आया पानीपत से एक भाई का कि आप इसको ना हिसार ले जाओ। हिसार सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी एनिमल्स की, जहाँ से ओल्ड डॉक्टर्स स्टडी करते हैं। तो उसको बचाने के लिए मैं घर से निकल गया और वो टाइम ऐसा रहा कि उस टाइम ने सारी ज़िंदगी चेंज कर दी मेरी। घर से पहली बार मैं बाहर निकला था, इतनी दूर मैं कभी गया नहीं था करनाल से बाहर। तो हिसार में उसको लेके गया कैब करके और वो टाइमिंग ऐसी रही कि काफ़ी लोगों ने मेरा सड़क पे मजाक भी उड़ाया क्योंकि कैब वाला मुझे ड्रॉप करके चला गया था और बसों में फिर मैंने आगे उसको लेके कि किसी तरीके से बच जाए। काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे कि पागल एक बंदर के बच्चे को लेके इतनी दूर तक चलाया, बट मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे उसके साथ और वो टाइमिंग ऐसी रही कि मैं शायद शेयर भी नहीं कर सकता। उस टाइमिंग पे उस बच्चे को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, बट 4 दिन तक मेरे पास मेरे फेसबुक पेज से जब वीडियो वायरल होनी स्टार्ट हुई, लोगों ने स्पेशली उस टाइम पे मेनका गांधी मंत्री तक का कॉल आया कि एक लड़का है करनाल से, बच्चे को लेकर आए, इसकी किसी तरीके से मदद करो, इस बंदर के बच्चे को बचाओ। बट मुझे उस टाइम पे पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इंसानों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ एक बेजुबानों के लिए इतनी प्रॉब्लम आती है। उस टाइमिंग पे कोई भी ब्लड किट अवेलेबल नहीं थी। डॉग्स के लिए है बट इंसान के लिए है, बट मोंकी के लिए कोई ब्लड किट नहीं थी क्योंकि ये काफ़ी टफ भी है, किसी मोंकी का ब्लड मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइमिंग पे
मैंने मतलब उसको कोशिश की बचाने की, बट 4 दिन में उसकी डेथ हो गई थी। मैं घर आया, बस में ही उसकी डेड बॉडी को लेके आया। वहाँ के लोगों ने, डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको यूँ दबा दो। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि अगर शायद यहाँ पे कोई इंसान होता और उसको हम इलाज के लिए कहीं बाहर लेके जाते और डेड हो जाता है, क्या उसका वहीं पे संस्कार किया जाता है? तो उन्होंने इस बात को काफ़ी गहराई से समझा। और जबकि करनाल लाते लाते 3 बसें चेंज की मैंने, पूरी बॉडी में स्मेल हो चुकी थी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही मतलब इंजर्ड था। और जैसे ही करनाल लेके आया, उसको दबाया, तो मैं 2 दिन तो ऐसा रहा कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो बड़े भैया ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि सिर्फ ये एक बंदरी की ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी हज़ारों की है। अगर तूने वाकई में इनकी सेवा करनी है तो उठ खड़ा हो, खाना खा और स्ट्रेस मत ले और नई लाइफ स्टार्ट कर। तो तब से धीरे धीरे फिर मैंने अपने पेज पे अपडेट डाला उसका, तो लोगों ने फिर नाम डिसाइड किया कि अंजनी नाम से, फिर मैंने अंजनी एनिमल्स फाउंडेशन के नाम से एनजीओ का स्टार्टअप कर दिया था। और उसके बाद तो तकरीबन आज कई हज़ारों मोंकीज़ को ठीक करके हम जंगल में रिलीज़ कर चुके हैं। सर बंदरों के साथ हमारा कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई आपको लोग इसके लिए आपको नेगेटिव करते हो, आप ऐसे कर रहे हो, बंदरों को ऐसा कर रहे हो, उठा रहे हो, उसके ऊपर जाला डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो? देखो, हर इंसान का सोचने का, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और हम उसकी सोच को नहीं पढ़ सकते कि वो अंदर मन में क्या सोच रहे हैं। तो हर किसी का नज़रिया सोचने का, देखने का अलग है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि एक मोंकी का केस था और सुबह सुबह कॉल आया, एक बंदरी के बच्चे की गर्दन फंस गई थी जाल के अंदर, जो घरों के बाहर लोग जाल, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो अब लोगों को नहीं पता वो किस सिचुएशन में थी, कैसे थी। मैंने जाते ही वहाँ पे अपनी छोटे छोटे 2 बच्चे थे मेरे साथ, लक्की केशव, और वहाँ पे मैंने जाके उसको चेकआउट किया। ऑलरेडी वो बच्चा पहले मरा हुआ था, क्योंकि बंदरों को नहीं पता था कि उसकी टांग खींचने से उसकी गर्दन टूट जाएगी। वो गर्दन टूटी थी, बट उस घर के ऊपर बंदरों ने 50-60 बंदरों ने अटैक किया हुआ था। तो मेरे लिए बड़ा रिस्की भी था कि अगर मैं शायद इसको निकालूं तो ये मेरे ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उस टाइमिंग पे सारे बंदर अग्रेसिव थे। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि जब तक किसी बंदरी का बच्चा मर जाता है, वो तब तक उस बच्चे को नहीं छोड़ती जब तक उसको अगला बच्चा नहीं मिल जाता। चाहे उसकी हड्डियां हो, चाहे कंकाल हो, साथ में रखती है, छाती से चिपका के रखती है। तो अब मेरे लिए वहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट टाइम था कि मैं ऊपर चढ़ गया, मैंने सारा चारों तरफ से कवर करवा लिया, उस लॉक को खोल के चारों तरफ मेरे बंदर। और शायद मैं अगर जाल से बाहर होता तो मैं आज जिंदा ना होता, क्योंकि बंदर ही इतने थे वहाँ पे। तो उस बच्चे को मैंने निकाल के, पहली बार ऐसे हुआ किसी बंदरी को मैंने बच्चा वापस दिया, वो भी मरा हुआ, क्योंकि अगर मैं शायद वो बच्चा वापस ना देता तो वो अटैक कर देते। तो अब लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट किए कि आपके खींचने की वजह से एक्सपायर हो गया। अब वही बात आ गई, आपने सवाल किया था। अब लोगों की सोच का नहीं पता। आपको अगर 100 लोग अच्छा बता रहे हैं तो उनमें 1% ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे। पहले क्या होता था, मेरी प्रोफाइल पे नेगेटिव कमेंट चलते थे, क्यों, जेलसी वाले लोग थे। अब परमात्मा की दया से मुझे नेगेटिव कमेंट ढूंढने को नहीं मिलता, क्योंकि मैंने काम की तरफ फोकस किया। मैं अपने काम से जवाब देना पसंद करता हूँ, ना कि वर्बली उनको जवाब दें। तो ये चीज़ें हैं। बोला जाता है कि मरने वाले बंदरों को कोई देख नहीं सकता, कि उनको पहले पता चल जाता है, हफ्ते पहले पता चल जाता है कि वो मरने वाले हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वो किसी सेफ जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर ना वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली मैंने भी सुना है, और आई थिंक मैं आज जो कुछ बोल दूंगा शायद लोग उसी पे विश्वास करना स्टार्ट करें। तो लोग, जब तक आपने प्रैक्टिकली ना देखा हो, काफ़ी मैंने एस्ट्रोलॉजर हो गए और काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे एक से एक हैं इन्फ्लुएंसर, वो क्या करते हैं, वो वीडियोस कंटेंट उठाने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं। तो मैंने अभी परसों की बात है, मैंने यही पोस्ट चेकआउट की। उस पोस्ट में क्या शो आउट कर रखा है कि कोई भी बंदर का बच्चा मतलब या बंदर मरने वाला होता है तो वो पहले ही मतलब अपना टाइम डिसाइड करके और वो चींटियों के हवाले अपनी बॉडी कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ना तो ऐसा देखा। और मैंने काफ़ी सारे केसेस में क्या है कि मेरी खुद की गोद में काफ़ी बंदरों ने दम तोड़ा, क्योंकि करंट लगे हुए या कई बारी बुखार है या कुछ ऐसे जिनका टाइमिंग पूरा हो गया, क्योंकि जैसे इंसान की एज होते हैं ऐसे जीवों की भी एक टाइम निर्धारित होता है। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने जंगल में भी काफ़ी बंदर हमने मरे हुए देखे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये जब मरने वाले होते हैं तो दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर जैसा हमने भी देखा, कई बार हरियाणा में रहे हैं हम भी, तो बंदर वैसे हमने देखा नहीं कहीं भी मरा हुआ। तो आप बता रहे हो, आपकी रील से ही हमने देखा कि बंदर की डेड बॉडी पहली बार।
भैया बहुत सारे केसेस में है मैंने दबाते हुए एक्चुअली लोग मेरी वीडियोज़ को कई रीज़न है पसंद करने के। एक तो मेरा उनसे बात करने का तरीका सबसे पहला, जब भी हम खाना खिलाने जाते हैं, मैं रेस्क्यू करने जाता हूँ। एक केस था मेरे पास कुरुक्षेत्र का, तो वहाँ पे एक बंदरी, प्रेग्नेंट बंदरी थी और वो ऊपर से गिर गई 2 मंजिल से। तो पेट में उसके बच्चा, जब मैं उसको रेस्क्यू करने गए, वो इतनी अग्रेसिव थी, वो अटैक कर रही थी और वो उस घर में चली गई जिस घर में लॉक लगा हुआ था। फिर हमें छत टाप के ऊपर से उसको रेस्क्यू करने गया, तो जब उसको रेस्क्यू करे तो उस टाइम तो वो अटैक कर रही थी। लास्ट में उसको मैं गोद में उठा के लेके आऊँ, 15 से 20 मिनट में उसके साथ ऐसी बातें की हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको गोद में लेके आऊँ और उसने शेल्टर पे ही बच्चा दिया और ठीक होने के बाद उसको हमने रिलीज़ किया। तो एक केस था मेरे पास जिसमें एक बंदर की काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी करंट की वजह से। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये डेड हो गया। तो उसको मैंने डॉक्टर को बोला, पता नहीं अंदर से मन था कि इसकी ड्रिप नहीं हटवानी, तो हम उसको एक्टिवा पे उठा के ड्रिप समेत ही उसको लेके आ गए। और जब शेल्टर पे लेके आए, शेल्टर पे आने के बाद मैंने जो मिस्त्री वाली पाइप होती है लेवल की, वो पाइप एक उसके मुँह में डाली, एक अपने मुँह में, उसको माउथ टू माउथ सांस से दी और कुछ टाइम बाद उसके फेफड़ों ने काम करना स्टार्ट कर दिया और आज वो बच्चा बिल्कुल ओके है और तकरीबन उसको 1 साल प्लस हो गया हमारे पास। तो इस चीज़ों में कैसी फील आती होगी आपको? मतलब आपने एक बंदर की जान बचा दी जिसको डॉक्टर ने भी डेड घोषित कर दिया था। भैया मैंने बताया था कि पहले लोग नेगेटिव कमेंट इतने होते थे, मेरे को पॉजिटिव कमेंट ढूंढने को नहीं मिलता था। अब पॉजिटिव कमेंट लाखों लोग डेली की वीडियोस देखते हैं, कमेंट होते हैं। कमेंट, मेरी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिन पे कई लाख कमेंट है, तो वो दुआएं हैं और शायद उन्हीं दुआओं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ा सुकून मिलता है। शायद हम कितनी मर्जी कमाई कर ले और एक ये सुकून है। किसी के पास टाइम है, किसी के पास पैसा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हम भी सेवा करें, बट उनके पास टाइम नहीं है। पैसा भरपूर है बट उनके पास टाइम नहीं, तो सुकून वाली ज़िंदगी है और बड़े आराम से सोते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अब आपको फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। कौन कौन से? रवीना टंडन मैम है, बॉलीवुड एक्टर, और मीका सिंह सर हैं और काफ़ी सारे। कल भी एक बॉलीवुड एक्टर है, मैम है, खुशी, कल उनके हस्बैंड का बर्थडे है। कल मुझे उनके हस्बैंड के नाम से खाना खिलाना है, तो कॉल आती है कि भैया हमारी तरफ से उनके नाम से फीड करा दें। तो ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि हम एक बहाने से ही है, क्योंकि एक ऊपर वाले ने एक जरिया बना दिया है किसी बेजुबान का पेट भरने के लिए। रास्ता हमारे इधर से चल जाता है और करने वाला सब परमात्मा, वो परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है और करवाने वाला वही है। इसका क्या प्रोसेस होता है कि जब बर्थडे आता है किसी का तो लोग अपने बर्थडे के लिए खाना खिलवाते हैं? एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे जंगल है बड़े गाँव में, वहाँ अप्रोक्सली 10 से 15 हज़ार बंदर है जंगल में और 40 किलो में वो जंगल है। काफ़ी मोंकीज़ हैं, कुछ जो मैं कई हज़ार मोंकीज़ ठीक करके वहाँ रिलीज़ कर चुके हैं, वो भी उसी जंगल में रिलीज़ करते हैं हम लोग। तो किसी का बर्थडे होता है, किसी की पुण्यतिथि होती है, कोई श्राद्ध होता है या कोई खुशी का मोल है, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने बाइक ली, तो कोई भी मूवमेंट ऐसी होती है तो लोग सोचते हैं कि हम बर्थडे तो बहुत सेलिब्रेट कर लिए, या कहीं ना कहीं हम गौशाला में भी देते रहते हैं, क्यों ना हम किसी बेजुबान को खाना खिला जाए। तो वो एक भानेश्वरी किसी न किसी की तरफ से फीड होती है और हम वहाँ जंगल में जाके खाना लेके जाते हैं डेली, एवरीडे। वहाँ पे मतलब 10 से 15 हज़ार मोंकीज को खाना जाता है डेली। तो उसमें कोई फिक्स अमाउंट होती है कि इतनी अमाउंट का आप, या सबकी अपनी? नहीं, देखिए दान क्या होता है, दान एक श्रद्धा अनुसार होता है। किसी की इच्छा है 10 रुपये की, किसी की इच्छा है 20,000 की, किसी की इच्छा है 10,000 की, किसी की इच्छा है 100 रुपये की। तो सब लोग अपनी इच्छा अनुसार कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ फैमिली ऐसी हैं पूरा खाना स्पॉन्सर कर देती है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट करके उनकी तरफ से फीड कराया जाता है। कोई इसमें फिक्स नहीं होता, क्योंकि जहाँ फिक्स हो गया फिर वो तो बिजनेस हो गया। राइट। सर आपने बोला बड़े गांव जंगल में आप जब एनिमल रेस्क्यू के बाद सही करके उनको छोड़ के आते हो, तो हमने सुना है बंदरों का एक झुंड होता है। बिल्कुल जी। मतलब वो झुंड में किसी को दाखिल नहीं होने देते। जी जी। तो उस समय कुछ मुश्किल नहीं आती? बंदर वहाँ उनको भगाते नहीं है दूसरे बंदर को जो आप छोड़ने जाते हो? सर देखिए, झुंड तो इंसानों के भी होते हैं और हम मान लो किसी एक इलाके में रहते हैं और वहाँ पे कोई नया पड़ोसी आता है, 10-15 दिन हम उसको कुटर कुटर के देखते रहेंगे कि ये कौन आ गया या हमसे रीच है, तो होती है मन में। फिर धीरे धीरे जब वो रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे तालमेल फिर
पता लगता है 1 महीने बाद आप उनके घर जाके खाना भी खा रहे हो, वो आपके घर आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है सर, प्रवृत्ति है तो इंसान की हो चाहे जीव की चलती है, ऊपर वाले ने बना दिया तो निभानी तो पड़ती मतलब है। छोड़ना मुश्किल होता होगा उस टाइम बंदर को। काफ़ी केसेस ऐसे भी है, जब हम रिलीज करने गए तो कुछ बच्चे हैं जो छोटे होते हैं या मंकीज हैं जिनको अटैचमेंट, एक बंदरी मेरे पास ऐसी है जो 13 बार रिलीज कर चुके हैं, 13 बार वापस आ चुकी है। और उसको जो फर्स्ट टाइम रेस्क्यू किया था, एक बलराम भाई है करण बिहार से, उनके घर से हमने रेस्क्यू किया, उसकी ये वाली हिस्सा खा रखा था डॉग्स ने। तो उसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने में इतनी अटैचमेंट होगी, वो मेरी गुड़िया के सिर में जुएं ढूंढने स्टार्ट कर देगी, मेरी आंखों में से ऐसे करना स्टार्ट कर देगी, काफ़ी वीडियोस में है वो। तो ये अटैचमेंट है, और शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई ये है कि एक जीवों ने हमें समझना स्टार्ट किया है। आपको इनकी लैंग्वेज समझ आ जाती है? बिल्कुल आती है सर, ये पता लग जाता है कि ये काटने वाला है या ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्यार की ज़रूरत है इनको या खाना चाहिए, खाने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली है जब हम काम करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमें समझना स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो में आपके देखा है कि एकदम एग्रेसिव होती है, फिर आप लेते हो बिल्कुल शांत हो जाती है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, एक इंद्री से मेरे पास केस आया मेन रोड से, वहाँ पे एक बंदरी को कुत्तों ने दबोच दिया, और दबोचने के बाद उसने मतलब अपने बच्चे को तो बचा लिया, उसको पेड़ पे चढ़ा दिया, बच्चा तो पेड़ पे चढ़ गया लेकिन वो कुत्तों के हाथ आ गए। किसी ने फिर वहाँ से हमें कॉल किया, उसको बचा लिया। तो जब उसको रेस्क्यू करने गए वो अटैक करने लगी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उसको प्यार से सहलाया, उससे बातें करी, वो दीवार के साथ ट्रांसफार्मर के पास की वो वीडियो है। तो काफ़ी 15 से 20 मिनट बाद उसके साथ ऐसे अटैचमेंट हुई कि वो आराम से मेरे पास आ गया, और उसके बच्चे को हमने रेस्क्यू करके करनाल ले आए थे। ठीक करने के बाद फिर जंगल रिलीज़ कर। आपको कभी काटा किसी ने? हाँ, काटते रहते हैं सर। एक 12 साल से पिंजरे में बंद थी, आगरा से पहली बार मैं अभी तकरीबन 7 महीने पहले आगरा गया था मैं। और जब उनकी फैमिलीज़ का कॉल आया कि हमने इसको रेस्क्यू किया था बच्ची को, और अब ये 12 साल से हमारे पास है और सिर्फ इसको एक ही बंदा हैंडल कर सकता है, वो थी उनकी बड़े वाली लड़की। अब उस लड़की की होगी शादी, अब उसको पीछे से टेक केयरिंग कौन करे। तो मैंने प्लान किया भाई, मैं काफ़ी लंबे डिस्कस के बाद 1.5 से 2 महीना तो हमारी बातचीत चलती रही कि मैं आऊँगा, मेरा टाइम नहीं लग पाता। तो उसको रेस्क्यू करने पहुंच गया मैं आगरा। तो फैमिली के साथ ही गया था मैं, वाइफ और गुड़िया। तो उन्होंने जैसे ही मैं गया वो ऐसे देख रही, भैया आपकी टीम नहीं आई। मैंने कहा किस लिए? कह रहे ये आपसे नहीं होगी, ये कंट्रोल नहीं होने वाली, क्योंकि उनको पता था भाई ये तेज़ है, ये काटने वाली थी। तो 15 से 20 मिनट में फिर मैंने उस लड़की को बुलाया जिसकी शादी उसकी, जो उसको मैंने कहा सिर्फ आप इसको इधर वाली तरफ ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद मैं अपने आप संभाल। तो हम लोग पूरे रास्ते उसको रेस्क्यू करके ले आए, सारे रास्ते। वाइफ की नज़र पीछे शीशे में रही उसके, कहीं वो अटैक ना कर दे, क्योंकि एक डर रहता है। बट वो करनाल आने के बाद 6 महीने बाद मेरे साथ ऐसी होगी कि कोई थर्ड बंदा मेरे को उंगली भी नहीं कर सकता, उसके साथ ऐसी अटैचमेंट होगी। वो काटने को आती थी उस बंदे को, कि उसको पता लगे कि मेरी देख रेख कर रहा है, उसका इलाज, उसको कैंसर था एक्चुअली। और ठीक होने के बाद फिर हमने उसको बड़े गाँव के जंगल में रिलीज़ कर दिया। तो इसकी टेक केयर जैसे आप करते हो, तो आपके साथ डॉक्टर्स की टीम भी है या गवर्नमेंट डॉक्टर हेल्प करते हैं, आपकी अपनी प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम है? मैं सारा प्राइवेट हॉस्पिटल से ही करवाता हूँ। पीछे से जो सारा शेल्टर है उनकी टेक केयरिंग, खाना और साफ़ सफाई वो सारा वाइफ मैनेज करती है पीछे से। तो आपने बोला था जो छोटी उम्र के आपके साथ वॉलंटियर थे, नाम भी लिया था आपने उनका जी, केशव लक्की। हाँ, वो कैसे जुड़े आपके साथ? छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक सरदार जी भी होते हैं आपकी वीडियो में। जी बिल्कुल होते हैं। एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट किया था शेल्टर का, तब वो पीछे घर था उनका बच्चों का, और वो मेरे को देखते थे भाई भैया अकेले सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने इकट्ठे केसेस रेस्क्यू करने स्टार्ट कर दिए। एक पीछे केस आया था हमारे पास, एक गाँव में एक बुगले का बच्चा था, और बीच तालाब में तकरीबन 50 फुट अंदर, तालाब के अंदर, और वो जो मच्छी वाला जाल लगाते हैं मछुआरे, तो उस जाल में फंस गया। तो हम सुबह सुबह उस दिन कोई फेस्टिवल था और हमने वो कैंसिल करके, हम बड़े गांव के जंगल में थे, जब कॉल आया तो हम लोग वहाँ गांव में पहुँच गए उसको रेस्क्यू करने। तो हमने काफ़ी ट्राई किया भाई किसी गांव की वाले की बंदे की मदद से इसको निकाले, क्योंकि अब जोड़ है गांव का, हमें तो नहीं पता वो कितना गहरा है। तो हमने वहाँ से सारी डिस्कस करने के बाद हमें पता चला वो तकरीबन 20 फीट गहरा था और 50 फीट अंदर था। अब समझ नहीं आ रहा था उसको निकाले कैसे, जाएं कैसे अंदर। तो हम लोगों ने फटाफट, हम लोग एक टोकरी लेके आए, जो लकड़ी की टोकरी बनी होती थी पहले, एक लिए हमने टायर, उसमें हवा भरी पंप में, और उसको बांध के मैं जैसे उसके अंदर जाने लगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। और तब पहली बार उस लड़के ने एकदम बोला कि भैया मैं अंदर जाऊँगा। बच्चा है,
परिवार को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दिमाग में समझ नहीं आया मैं करूँ तो क्या। उसने कहा, फिर दोबारा बोला कि भैया मैं इसको निकाल के ले आऊँ, मैं चल जाता हूँ। अब पहली बार लाइफ में रिस्क लेके इतनी गहराई के अंदर इतनी दूर उस बच्चे को बचाने के लिए उसको बांध दिया, और वो लड़का बैठ के धीरे धीरे, मैंने रस्सी खुद अपने हाथ में ली और धीरे धीरे उसको छोड़ते गए उस बुगले को निकाल के तकरीबन आधे घंटे के अंदर उसको बाहर ले आए थे। तो निकालते ही मैंने पहले तो उसको इनाम दिया, क्यों, मैं अंदर से आत्मा खुश थी। और सबसे बड़ी मजबूती यही बच्चे हैं, क्योंकि एक जिगरा होता है इन कामों के लिए, और जब तक एक विश्वास ना होना अंदर, क्योंकि अगर हम पहले नेगेटिव सोच लेते हैं तो शायद उस काम में हम हासिल नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखते भी हैं, देखते भी हैं, और काफ़ी बच्चे हैं जो साथ में जुड़े हुए करते हैं सब। एनजीओ वालों पे ना बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये पैसा इधर उधर करते हैं। आपकी एनजीओ का फंडिंग प्रोसेस क्या है और आप कैसे अपनी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखते हो? देखिए भैया, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरे सबसे बड़े भाई हैं गोपाल शर्मा जी, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि आप इस लाइन में जा तो रहे हो, लेकिन ये सबसे टफ और बदनाम वाली, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले लोग अपने ही आपको लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पैसे खाने के लिए, दिखावे के लिए, फेमस के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है आपकी नीयत के ऊपर, आपने किस तरीके से मैनेज करना है। तो हमारी हर एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रही है, और जो भी आज हमने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, पहले मेरे पास सोर्स नहीं थे, सोर्स ऑफ इनकम। अब परमात्मा ने टचवुड इंस्टा से, यूट्यूब से प्रमोशंस आती हैं, उनसे मैनेज करते हैं, और यूट्यूब से मेरा रेवेन्यू आता है, उससे काफ़ी टाइम तक तो मेरा यूट्यूब से मोनेटाइजेशन ऑफ रहा, और फेसबुक पे मेरा क्लेम मार देता, पेज उड़ा देता। उस टचवुड मैंने उसमें 2 अकाउंट मेंटेन कर रखे थे, वाइफ का और अपना, तो पेज रिकवर कर लिया। अदरवाइज मेरा जो करनाल रॉकस्टार फेसबुक पे मेरे 1.3 मिलियन समथिंग है, वो भी क्लोज हो जाता। तो यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। बाकी लोग जो डोनेट करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या किसको लगता है कि मुझे यहाँ पे हेल्प करनी है, तो उन सब की दुआओं से, उन सब के सहयोग से ये सब कर पा रहा हूँ। और करने वाला सब परमात्मा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, वो ईश्वर कर रहा है सब। हरियाणा सरकार और करनाल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल रहता है आपके इस काम में? सर अभी तक तो मुझे कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल 1 रुपये की भी मदद नहीं मिली है। पिछले तकरीबन 3.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसानों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, बट बेजुबान जीवों के लिए कोई एक 24 आवर्स कोई हॉस्पिटल ओपन हो जाए ना, तो काफ़ी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। हमारे पास रात को 12, 1, 2, 3, मैं फ़ोन कभी ऑफ नहीं रखता, मेरे पास रात को भी कॉल आ जाती हैं। कई बार तो ऐसी कॉल आ जाती है, भैया एक कुत्ते का बच्चा पड़ा है, मरा हुआ, उसको दबाने आना है रात को 12 बजे। कई बार सांप घुस जाता है, कई बार कोई केस का एक्सीडेंट हो जाता है डॉग का, तो रात के टाइम भी कॉल आती है। तो कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हो तो हम लोग उसको ईजिली सोल्व कर। डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी नहीं देते आपको अभी तक? नहीं, मैं सारा प्राइवेट हॉस्पिटल से ही करवाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट वाले चक्कर कटवाते हैं। मतलब हर काम में चक्कर ही लगते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है कि रात को भी आप बोल रहे हो कि फ़ोन आ जाते हैं, और बोला नहीं कि किस काम में बढ़ गया है कि लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप ये क्या बंदरों को रेस्क्यू कर रहे हो, या जो भी एनिमल्स हैं आप उनको कभी फीड देने जा रहे हो, कोई ढंग का बोला नहीं किसी ने कि ये क्या काम कर रहे हो, कोई ढंग का काम कर लो। स्टार्टिंग में रहा है, फैमिलीज वाले बोलते थे आज वो रिश्तेदारी ये कह रहा है, आज वो रिश्तेदारी, कुत्तों में कुत्ते हो रहे हैं, बंदरों में बंदर हुए पड़े हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं है। बट आज जब बाहर से फॉरेन कंट्रीज से लोग मिलने आते हैं कि करनाल रॉकस्टार वाले पवन भाई से मिलने जाना है, या कोई मंत्री आ रहा है, तो प्राउड फील होता है कि आज कुछ न कुछ हासिल किया, तभी हमारी फैमिलीज़ में एक अलग पहचान बनाई है। जब मैंने ये करनाल रॉकस्टार का नाम स्टार्ट किया था, एक मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, तो जब नाम डिसाइड किया था तो उसने भी एक वर्ड बोला था कि क्या नाम डिसाइड कर लिया, फुद्दू करनाल रॉकस्टार, ये वर्ड बोला था। और आज टचवुड के परमात्मा दया से बाहर के देशों में लोग वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर आप बंदरों के साथ साथ अब सांप और मॉनिटर लिजर्ड वगैरह इनको भी आप रेस्क्यू करने लग गए, तो डर नहीं लगता है ये जहरीले होते हैं? पहले नहीं करता था मैं, और अभी इसलिए करने लग गया क्योंकि काफ़ी केसेस में मैंने देखा है। एक मुरली वाले हौसले के नाम से है भैया, वो अजगर काफ़ी सारे मतलब वो हाथों से कंट्रोल कर लेते बिना किसी सामान के। तो मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें लिए, नॉलेज गेन किए वहाँ से कि ये एक वहम है लोगों के अंदर कि जहरीला होता है। मैंने सांप वाले केसेस को काफ़ी बारीकी से समझा उस चीज़ को। कभी आपने देखा है या सुना है कभी कि कोई सांप ने आके किसी किसान को खेत में काट लिया?
नहीं। यही सुनते हम कि घर में ही काटता। खेत में पैर रखा गया सांप हाँ, के सांप। ऊपर। अब मान लो मेरे पास करण सर खड़े हैं साइड में और मैं करण सर के पैर पे पैर रख दूं और ये मेरे को आवाज़ मारे और मैं रिस्पॉन्ड दूँ, ये आगे थप्पड़ देंगे मेरे को एक, है कि नहीं। तो जीव है वो भी, अगर उसके ऊपर पैर रखा जाएगा तो अटैक तो करेगा ही। कोई भी सांप आके चुपचाप बिना बात के, कोई भी बेजुबान जीव है आके बिना बात के नहीं काटता, चाहे मैं बंदर लगा लो कोई भी है। जब हम किसी को हार्म करते हैं, परेशान करते हैं तो काटते हैं। तो इनके लिए मैंने अब की सांप वगैरह के लिए काम करना स्टार्ट किया। कोई आसपास, अभी मैं अपने पड़ोस में से ही 18 सांप तो मैं वहाँ से रेस्क्यू करके छोड़ चुका हूँ। और ये जो गो होती है, गो का सुना है, काफ़ी लोग बोलते हैं जहरीली होती है काफ़ी। अब पीछे एक केस आया रात को हमारे पास 11 बजे, जो इंडिया का काफ़ी जहरीला सांप है, शायद पार्थन कुछ समथिंग नाम था, पाइथन। तो वो सांप हमने रेस्क्यू किया और मुझे नहीं पता था वो जहरीला है। जब उसकी वीडियो वायरल होगी, और क्या हुआ था, जब मैंने उस सांप को रेस्क्यू किया तो उसको ऐसे पन्नी में डाल के मैंने ऊपर से बंद कर लिया, और चलती बाइक पे पता भी नहीं लगा कभी यहाँ से आके अंदर यहाँ तक आ गया था वो। और पीछे जो बाइक पे फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को आवाज़ मारी, भाई सांप बाहर निकल गया। मुझे पता, देखा मैंने ऐसे फेंक के मारे एकदम, तो नीचे गिर गया। फिर दोबारा उसको रेस्क्यू करके हम नाले पे छोड़ो। वीडियो वायरल होगी। पंजाब से मेरे पास कोई स्नैक मैन थे, उनका कॉल आया कि भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोबारा कभी भी ये काम मत करना। मैंने कहा सर क्या बात हुई? कह रही इंडिया का सबसे जहरीला सांप है और काटने के कुछ सेकंड बाद डेथ हो जाती है, पानी भी नहीं मांगता बंदा। तो तब मैं थोड़ा अवेयर भी हुआ, मैंने उन चीज़ों को, फिर मैंने वो सामान वगैरह मंगवाया जो रेस्क्यू करने का। हम दूर से ही वो करता हूँ क्योंकि सी होती है ना। हाँ, उससे हम कंट्रोल करके बॉक्स में डाला या कपड़े में डाला तो छोड़ आते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के वहम को दूर करना। लोगों के मन में होता झाड़े, इन चीज़ों पे अंधविश्वास से दुनिया दूर हटे, और किसी बेजुबान को मारने के बजाय, क्योंकि जीने का हर किसी को हक है, उसको मारने के बजाय उसको सेफ जगह छोड़ दें। मतलब जब वो सांप आपके यहाँ चढ़ गया था तो मतलब कुछ आपको फील नहीं हो रहा था जब सांप चढ़ रहा है? नहीं, बाइक चल रही थी ना, बाइक की सरसर की आवाज़ में पता ही नहीं लगा। अगर नॉर्मल होता ना हाँ तो पता लग जाता। बाइक की साउंड होती है सिलेंसर की, उसमें पता ही नहीं लगा, वो तो पीछे वाले ने आवाज़ मार के बता दिया, वरना मैं भी कहीं और जा लिया था। अब जैसे आपने पहले बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स में भी एज अ एक्टिंग वर्क किया है, जी तो जी। दोबारा मन नहीं करता कि मैं वापस इस लाइन में आऊँ और अपनी एक फेस वैल्यू बढ़ाऊँ? नहीं, जिस काम का नाम ही एक्टिंग हो गया, एक दिखावे की दुनिया होगी वो तो, है ना। एक्टिंग करना लाइक, अब माइंड मत करना, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। एक एक्चुअल वर्क करना और एक्टिंग, तो उसमें ज़मीन आसमान का। मैं रियल की लाइफ से बढ़िया रियल लाइफ जीना पसंद करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मतलब आपके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं तो उस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर, बाइक एक्टिवा पे मत चला कर, क्योंकि हम कहीं भी निकलते हैं मोस्टली लोग शहर में पहचान लेते हैं। अब तो वही मुझे सबसे खुशी वो होती है जब मैं फैमिली के साथ हूँ और मेरी फैमिली को कोई आके बोलता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इनकी वीडियोज़ देखते हैं, तो वो सबसे बड़ी खुशी है। और वो लाइफ ऐसी होती थी, वहाँ पर हमें कोई गाना शूट करना होता था तो मैं एक अपडेट डालता था कि कल इस सॉन्ग की शूटिंग है या हमने शूटिंग करनी है, ये सिंगर आ रहे हैं या ये हीरोइन आ रही, तो फ्रेंड सर्कल में से लोग गाड़ी ले लेके, थार ले लेके पहुंच जाते। रियल में अब जरूरत पड़ती है, अब कह लो भाई एक केस रेस्क्यू करने जाना है, गाड़ी की जरूरत है, तो सब मना कर जाते, किसकी गाड़ी खराब, किसका पेट्रोल खत्म, किसी की मम्मी बीमार। तो काफ़ी चीज़ें फेस की हैं, बट सुकून यहाँ पे मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अब लोग नहीं जुड़े, अब वो लोग हैं जो दिल से सेवा करते हैं। सरदार जी है 4 बजे के बाद वो सेवा पे होते हैं, सुबह वो रेडी लगाते हैं ताऊदी लाल चौक पे, उसके बाद आके वो साथ में सेवा करते हैं। हम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो हम एक अंकित नरवाल भाई हैं सेक्टर 4 से, नो डाउट कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, परमात्मा की दया से नरवाल साहब, उनके परिवार ने, उसके फादर साहब ने इतना कमाया है कि वो शायद उसकी अगली पीढ़ी भी आराम से बैठ के खा सकते हैं। बट वो भाई डेली सेवा में साथ में होता है, उसको कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का। तो एक ये टचवुड परमात्मा की तरफ से दिए हुए गॉड गिफ्ट बच्चे हैं या सेवादार है जो साथ में लग के सेवा करते हैं। सर आपकी वीडियोस में देखा है आपकी छोटी सी बेटी, वो भी नहीं डरती बंदरों से, स्टार्टिंग से ही उसको बंदरों से लगाव करवा दिया आपने। एक्चुअली क्या था, जब हमने स्टार्टिंग में उसको 3 दिन की थी तब से ले जाना स्टार्ट किया। फैमिलीज़ वाले बोलते थे कि छोटा बच्चा है, बंदर का कोई भरोसा नहीं होता, अटैक कर दें। और मैंने अपनी जो सोच है उस चीज़ से महसूस किया कि हम जब स्टार्टिंग में ही छोटे बच्चे को बाऊ बाऊ करके उसको डराना स्टार्ट कर देते हैं कोकरेज से, और फिर डरपोक ही बनता है। तो अब वो तकरीबन 2 साल की होने वाली है 6 नवंबर को, तो
स्टार्टिंग से ही जा रही है, रेगुलर है। और बंदरों को उसकी पहचान है, उसके बर्थडे पे जो पहला फर्स्ट बर्थडे था उस दिन एक बंदर ने उसको चाटा मार दिया था बर्थडे पे ही। तो हम खाना खिलाने गए थे, गाड़ी में बैठी थी पीछे, जैसे खाना खिलाते एकदम बंदर आया चाटा मार गया। नेक्स्ट डे उसको दोबारा मैंने बदला लिया, उसी बंदर को एक चाटा मैंने मारा। तब से उसको ये महसूस हो गया कि बदला ले लिया है। और नॉर्मल रहती है, खेलती है, बल्कि ये कहती है, जिद करती है मुझे खाना खिलाना है अपने हाथ से। अच्छा। मुझे कई बार होता है, अभी हरियाणवी सिंगर हमारे शैंकी गोस्वामी, 3 दिन पहले ही कॉल आया उनका कि यार कैसा बंदा है तू, तेरे को 3-4 बार मैंने समझा लिया भाई गुड़िया को ना लेके जाकर बंदर अटैक कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि भैया चिंता मत करो, मुझे पता होता है कि कौन सा बंदर अटैक कर सकता है कौन सा नहीं। अगर मैं 2 मिनट के लिए अकेले भी छोड़ दूं तो बंदरों को इतना पता है कि ये बंदर डेली आने वाले हैं और उनको पहचान हो चुकी है। तो एक प्लस पॉइंट क्या होता है, एक अंदर से ना जिगरा चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए, खुद के ऊपर विश्वास है। नेगेटिविटी लेके मैं चलता हूँ ना तो वर्क नहीं हो पाता। जब पॉजिटिविटी रहती है ना कि ये हो ही नहीं सकता और ये करना ही करना है, तो परमात्मा उसमें अपने आप साथ देता है। पकड़ लेती है वो बंदरों को? हाँ, पकड़ लेती है बंदरों को कई बारी। अच्छा। उनके सिर पे हाथ फेरेगी खाना खिलाते हुए, कई वीडियोज में है। सर आपने कभी लंगूर को रेस्क्यू किया? नहीं भैया, लंगूर का केस तो आए हैं बट दूर दूर के आए हैं, और रेस्क्यू नहीं किया मैंने कभी अभी। बट एक दीदी है निधि जी वासरे से, वो शायद बिलासपुर से है, और मैं सैल्यूट करता हूँ बहन को कि वो वहाँ पे ज़्यादातर यही केस होते हैं लंगूर के, और वो काफ़ी क्रिटिकल केसेस रेस्क्यू करती है। और मतलब बहुत सारे लंगूर बंदर के केसेस मैंने उन्हीं के पास देखे हैं। मतलब दोनों की सोच बंदरों की अलग अलग है लंगूर के, आपको अगर पता हो? नहीं, बंदर की सोच अलग नहीं है, यहाँ इंसान की सोच डिफरेंट है। बंदर की सोच का क्या है, वो सिर्फ उनकी बॉडी में और उनकी जो कलर होता है उसमें डिफरेंस है, और ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये है कि लंगूर बंदर से दूसरे वाले बंदर डरते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का आकार और पूंछ भी लंबी होती है उसकी। जैसे एक वो कहते हैं ना राक्षस और एक नॉर्मल इंसान, तो वाला मैं उनको राक्षस नहीं कह रहा, बट एक वो बता रहा हूँ कि उनकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है। तो काफ़ी लोग हैं लंगूर बंदर को रखते हैं, फैक्ट्रियों में बांधते हैं, कॉल आती है मेरे पास कि भैया लंगूर बंदर बांधे हो ताकि ये दूसरे वाले बंदर भाग जाएं। अच्छा। बट अभी तक कोई केस रेस्क्यू नहीं किया मैंने, कोई आया नहीं मेरे पास आसपास। जो आप रेस्क्यू करते हो ये कौन सी प्रजाति है बंदर की? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा। मैं तो वानर सेना का रूप मानता हूँ ठीक है, बस। ठीक है। एनजीओ में कभी ऑफर हुआ है कि ब्लैक मनी को वाइट कर दो? बहुत आए हैं जी, कॉल काफ़ी आते हैं कि हम आपको वो करेंगे, डोनेट कर देंगे ये वो। बट मैंने उस तरह का वर्किंग ना की है, ना मैं करना चाहता, क्योंकि हमारा उस दिन से फिर अगर ये काम होने लगे ना, ऐसे तो मेरे पास ये चीज़ें बल्कि शेयर करने की नहीं है। आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग भैया 5,000 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, बंदर का बच्चा दे दो। मैंने स्टार्टिंग से एक सोच रखी है, जिसने अगर बंदर का बच्चा बेच दिया वो इंसान है ही नहीं, इंसान है ही नहीं, उसका ज़मीर मरा हुआ है। मेरे पास ख्याली है, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ काम किया हुआ है, वो भी आए हुए हैं, बंदर का बच्चा छोड़ के गए हुए शेल्टर पे। उनके पास था, एक मदर की डेथ हो गई थी। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे को ये कहते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि पहले क्या होता है, बंदर के बच्चों की वीडियो देखी, कॉल कर दिया भैया बंदर का बच्चा। लोग ऐसे ऐसे 12-1 बजे कॉल कर देते हैं रात को, पता नहीं कुछ तो ऐसे हैं, दिल्ली वाले तो ज़्यादातर ड्रिंक करके रात को ही कॉल कर देते हैं कि बंदर का बच्चा दे दो। मैंने कहा पहले इंसान अपने बच्चे पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। जितने दिखते हैं ना पालना इतना आसान है नहीं, जो करता है उनको पता है। पहली बात तो 6 महीने तक ये प्यारे लगते हैं, 6 महीने बाद ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद सबसे गंदी स्मेल होती है इनकी पोटी में, क्योंकि बंदर एक ऐसा जीव है जो मतलब थोड़ी देर बाद खाए पिए बिना नहीं रहता, और उसने थोड़ी देर बाद पोटी डस्ट करनी है। तो अगर आप एक कमरे में या घर में रख रहे हो ना, तो वहाँ स्मेल इतनी हो जाती है कि शायद दूसरा बंदा आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली महसूस हो जाएगा यहाँ कोई जीव है। तो ये चीज़ें होती हैं। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें घर पे पालना है, तो उन लोगों के लिए यही है कि घर पे मत पालिए, क्योंकि एक वाइल्ड है। दूसरा, आज आप पाल लोगे, कल 6 महीने बाद आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या होगा, इसको आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप दोनों मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जंगल में छोड़ोगे दूसरे बंदर मार देंगे। क्यों लोग मोस्टली फिर डायरेक्टली कोशिश करते हैं छोड़ने की। मेरे पास तो तरीका अलग है, मैं जिस हिसाब से रिलीज़ करता हूँ उसका भी मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से। मेरे पास दूर दूर से, मुंबई से भी केस आते हैं मेरे पास। तो क्या होता है इसमें, डायरेक्टली लोग फिर जंगल में छोड़ते हैं, या उसको जंजीर से बांधेंगे या पिंजरे में, तीनों ही लाइफ नहीं है इनकी, ये रीज़न है।
तो आप बताइए दो रिलीज प्रोसेस कैसे करते हो आप मेरे पास एक्चुअली जो घरों में पले हुए हैं काफ़ी लोग वीडियोस देख के इंस्पायर हुए हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स भी मेरे पास बंदर का बच्चा छोड़ के गए हैं कि भाई हमने घर में पाला हुआ था या हमारे पास इतने टाइम से था। वैसे पाल तो नहीं सकते बंदर? नहीं, पालना अलाउड नहीं है, बट कई बार क्या होता है इन केस किसी मदर की डेथ हो जाती है तो सेवा करना कोई जुर्म भी नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा कि आप बंदर का बच्चा नहीं पाल सकते। जिस बच्चे को जरूरत है या कोई एक्सीडेंट है उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि हम लोगों के पास कोई भी केस आता है, हम लोग उसको क्वारंटाइन करते हैं। 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें हम उनका खाना पीना, हैबिट, स्मेल और ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। अक्सर क्या होता है घर पे पालते हैं लोग तो उनको खाना पीना सेम रखते हैं जो खुद खाते पीते हैं, इतनी नॉलेज नहीं होती। मीठे से इनको कैंसर होता है। लोग सेवा पुण्य के चक्कर में जंगल में जाके वहाँ पे गुड़ डाल के आते हैं, चना ले जाएंगे, गुड़ ले जाएंगे, पंडितों के बताए हुए। अब काफ़ी लोग नेगेटिविटी इस पंडित वर्ड पे भी कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मैं भी हूँ। बट जब से नॉलेज मिली है कि इनको कैंसर होता है मीठे से, तो मैं लोगों को कोशिश ये करता हूँ कि ना खिलाएं, क्योंकि कैंसर से फिर इनकी बॉडी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। पीछे हमारे पास मुनुक्तदी सेवा पंजाब में काफ़ी बड़ी संस्था है, और इनका केस आया था मेरे पास। इन्होंने पाला हुआ था, केस इनके पास आया था जो ये किसान आंदोलन हुआ था जी दिल्ली में। वहाँ पे किसी मदारी से इन्होंने उस बच्चे को लिए उसकी टेक केयरिंग की, उसको हो गया था कैंसर। तो उसको छोड़ने के लिए मेरे पास आए थे। वो बंदरी मेरे को पहले दिन ही अटैक कर दिया था उसने, पैर पे काट के दिया। उसको इतना मोटा कैंसर था। ठीक होने के बाद फिर उसको जंगल में, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि वाकई में इनकी लाइफ जंगल है, क्योंकि कैद में कब तक रखेंगे। तो ये मेरा प्रोसेस होता है 1 से 1.5 महीने इनको खाना पीना, हैबिट, स्मेल चेंज करके फिर हम इनको ग्रुप में रखते हैं शेल्टर पे जो हमारे पास बंदर हैं, ताकि जो स्मेल घर में अपने कपड़ों में रखी हुई है ना इनकी, कि गोद में रखा या हम अरे साथ बिस्तर पे लेटे हैं, खेल रहे हैं, वो स्मेल इंसान वाली ख़त्म करने में टाइम लगता है। तो इनको हमें बंदरों के ग्रुप में रखना पड़ता है जो शेल्टर पे हैं। वो स्मेल चेंज होती है, फिर उनको उसी ग्रुप के अंदर छोड़ा जाता है। वो फिर बच्चे घुल मिल जाते हैं उनके साथ, तब उनका ग्रुप बन जाता है, तब जंगल में रिलीज करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि दूसरे बंदर मार देते हैं, ये सच्चाई है। तो ये आपने इस चीज़ की स्टडी की कहीं से, कैसे किसी ने बताया आपको कि ऐसे करना पड़ेगा तो ये हो सकता है प्रोसेस? नहीं, हालात ने सब कुछ सिखा दिया धीरे धीरे। अच्छा, अगर मतलब जानवर बोल सकता तो आपके ट्रीटमेंट के लिए वो क्या बोलता? एक्चुअली क्या था, अभी कुछ दिन पहले ही 1.5 महीना पहले कोई अंकल आए मेरे पास, और वो किसी बंदर को लेके आए हुए थे। तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, या तो केज में लेके आते हैं या जंजीर से बांध के लेके आए, क्योंकि आपको पता है आपकी चीज़ है या आपका कोई पेट है तो आपके लिए वफादार हो, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। तो वो लेके आए बाइक पे, और बाइक पे लाके जैसे मैंने गेट खोला तो वो बंदर कूद मार के शेल्टर पे आ गया। उसने उत्पात मचाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को गुस्सा भी आया। मैंने कहा अंकल ये क्या तरीका है? आप मतलब एक तरीका होता है या तो उसको बांध के लेके आओ, यहाँ किसको काट गया? कह रहे नहीं ये किसको नहीं काटेगा, कोई नुकसान नहीं करता। तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमारे 1.5 घंटा टाइम वेस्ट हो गया। और मुझे कोई मैंने ऐड ली हुई थी और वो वीडियो उनको देनी थी टाइम पे। अच्छा। तो मेरा और डिले कर दिया। मत्था इतना ख़राब हो गया कि उसको बार बार अंकल पे गुस्सा आ रहा है। मैं अंकल करूँ तो क्या, मैं इसको पकड़ के ले जाऊँ। अब अंकल की पकड़ में ना आए, उसको दिख गए शेल्टर पे बंदर। वो तो सारे शेल्टर पे उन्हें कभी कुछ सामान तोड़, कभी कुछ खा, कभी तार काट। तो 1.5-2 घंटा ऐसे ही निकल गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। लास्ट में वाइफ कहती एक काम करो, आप ना इसको रौनक को इसके पास लेके जाओ, और शायद इसको प्यार करने के लिए आए। तो मैं जैसे ही, पहले तो मेरे को इस पर गुस्सा है, मैंने कहा क्या दिमाग में क्या आइडिया लेके आ रहा है, काट गया तो अटैक कर दे। तो मैं उठा के इसको गुड़िया को, और वो ऐसे दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था। तो जैसे ही मैं गया लेके, एकदम उसने तो खाने को आई है बंदरी उसको, गुड़िया को। वो थी, अब जो शेल्टर पे हो तो पहचानते हैं, वो अनजान थी। वो एकदम काटने को आई। जैसे ही काटने को आई, मैंने पकड़ के बाजू नीचे दाब ली। इधर गुड़िया, इधर वो बंदरी। उसको फटाफट इसको आवाज मारी, इसको गुड़िया को लिया, फिर उसको कंट्रोल किया। उसके बाद कंट्रोल करके दिया उसको, क्योंकि लोग मोस्टली क्या होता है ये सोचते हैं। एक अंकल बंदर ले आए सोनीपत से, गौशाला के प्रधान थे, और सोनीपत से करनाल वो उसको अपनी उस पे स्कॉर्पियो पे ऊपर बिठा के ऊपर लेके आ रहा। बंदे की हिम्मत देखो। आया तो आके मैंने कहा, मैंने उसको कंट्रोल करके अंदर करने लगे, और धक्का मार के बंदर बाहर निकल गया। वही काम उसने करना स्टार्ट कर दिया। 1.5-2 घंटा ऐसे ही निकाल दिया उसने। मेरे को अंकल पे गुस्सा आया। मैंने कहा अंकल अब बहुत हो गया, इसको चुपचाप पकड़ के और ले जाओ, मैं नहीं रखता। कह रहे यार आप ऐसे कैसे, आप इतनी दूर से लेके आओ। मैंने कहा कोई तरीका होता है, बांध के लेके आता है आप इसको। कह रहे आप नहीं जानते, इसको मैं वृंदावन ले गया था ऐसे ही खुले, किसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आपको पता है कि किसी ने कुछ नहीं कहा,
पर मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ किसी बच्चे को गली में किसी को काट गया तो उसका जवाब कौन देगा? तो फिर उसने इसकी स्टोरी बताई, कह रहा भाई सच बताऊं इससे तो मैं भी परेशान हूँ। क्या बात हुई? कह रहा इसने 3 लाख रुपए तो पाड़ के घेर दिए, 15-15 हजार वाले 20 फोन तोड़ रखे, मैं कहीं भी नुकसान करवाना मेरा आया वहां पर। और क्या, लास्ट में मेरे को गुस्सा आ गया, फिर वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर से उन्होंने क्या करा, ईंट फेंक दी गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया उसने, बंदर नहीं। फिर 15 से 20 मिनट बाद वो अंकल ने सोचा मैं जाऊंगा तो शायद ये मेरे पीछे पीछे, वो नहीं जाओ ऊत बंदर, उनने तो फिर ऊपर कूदना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना अड़बैदी हो, अड़बादी वही काम कर दिया उसने। वो अंकल को फिर दोबारा बुलाया मैंने, परली गली में गया, फिर उसको धोखे से जाल डाल के तब उसको कंट्रोल करा, मैंने वापस ही भेज दिया। मैं अंकल यहाँ नहीं, क्योंकि जो अभी से इतना कुछ कर रहा है बाद में खाना भी देना, पीछे से अटैक कर दे, कुछ नहीं पता लगता। अब आपको जैसे बंदर ने बहुत बार काटा है तो इससे रेबीज वगैरह नहीं होता? सर मैं इंजेक्शन 6 महीने का जो प्रोसेस होता है मैं इंजेक्शन लगवाता रहता हूँ। काटते तो बहुत सारे केसेस में हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इंजर्ड है, करंट लगा हुआ है, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान लग जाता है दांत, कुछ नहीं पता लगा, काफ़ी निशान से, बट मैं कोई इन चीज़ों को साइड में रखता हूँ, काम की तरफ फोकस। सर लास्ट में एनिमल वेलफेयर के लिए कोई मैसेज देना चाहो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मैं बहुत कुछ कर पाया हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इनके लिए कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी सेंचुरी हो जहाँ पे इस तरह के केसेस को रख पाएँ जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्योंकि जंगल में कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते, ना वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो उन केसेस के लिए कोई एक ऐसी सेंचुरी हो जहाँ पे हम इनको रिलीज़ कर पाएँ और ये अपनी, क्योंकि पिंजरे में इनकी लाइफ नहीं है, ओपन में रख नहीं सकते, क्योंकि डॉग भी आते हैं, कैट भी आते हैं, अटैक कर देते हैं, तो इसलिए इनको सेफ्टी और एक अच्छी नेचर की ज़रूरत है, वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। तो यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। तो आपने जैसे देखा कि सर ने बहुत सारे मंकीज़ का रेस्क्यू किया है और इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो होपफुली आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर के लिए कमेंट में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखें। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।